हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके चैनल अमित अलवी में। दोस्तों, आज हम इस टॉपिक में लीगल एथिक्स अकाउंटेबिलिटी लॉयर्स फॉर बार बेंच रिलेशन के अगले लेक्चर के बारे में बात करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपके समझ में आएगा। अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और किसी भी वीडियो में मैं जो भी बातें बताता हूँ उसके बारे में मैं डिस्क्रिप्शन लिख दे रहा हूँ कि मैंने इस वीडियो में आपको किन किन टॉपिक के ऊपर इंडिकेट किया है। इसलिए वीडियो को पूरा देखिए, उम्मीद करता हूँ, और अच्छा लगे तो शेयर जरूर करिए। तो चलिए हम टॉपिक में बात करते हैं। लीगल एथिक्स में जो अगला लेक्चर हमारा है उसमें सबसे पहला टॉपिक आता है विधिक शिक्षा समिति। लीगल एजुकेशन कमेटी क्या होता है? तो लीगल एजुकेशन कमेटी जो है वो हमारा भारतीय विधिक परिषद धारा 7 का ज में विधि शिक्षा का उन्नयन कराना, इंडिकेट करना है, और ऐसी शिक्षा प्रदान करने वाले भारत की सभी विश्वविद्यालय जो राज्य विधिक परिषद की विचार विमर्श करने संबंधित कृत्य समिति के जरिए किया जाता है। तो लीगल एजुकेशन कमेटी वो आती है, अगर हम अपने भारत की बात करें तो भारत के वे सभी विश्वविद्यालय जहां पर विधिक शिक्षा का प्रावधान है, जो विधिक शिक्षा करवाता है, वो उसके विचार विमर्श करने और संबंधों के कृत्य समितियों का के जरिए किया जाता है, विधिक शिक्षा समिति। अब इसमें अगला टॉपिक हमारा आता है सिविल अवमानना, सिविल कंटेम्प्ट। जैसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, कंटेम्प्ट बाय जज है, उसी तरह सिविल अवमानना है, सिविल कंटेम्प्ट। इस सिविल कंटेम्प्ट क्या होता है? देखिए, सिविल अवमानना मतलब सिविल अवमानना, अगर सिविल न्यायालय में अगर कोई अवमानना करता है तो सिविल अवमानना का मेन मकसद दंड देना नहीं है। सिविल अवमानना का मेन मकसद ये है कि उसके द्वारा दिए गए आदेशों और निर्णय का पालन करना। अब मैं इसमें आपको सजा के बारे में बताऊंगा कि कितनी सजा है। तो अगर सिविल अवमानना की प्रक्रिया में ऐसा कोई कार्य या ऐसा कोई कृत्य जिसमें कोई चूक के रूप में लिया जाता है, जिसमें न्यायालय के निर्णय एवं आदेशों की अवहेलना की जाए या व्यक्तिगत किसी का क्षतिग्रस्त हो, तो उसको सिविल अवमानना कहते हैं। अब सिविल अवमानना कैसे होगा? जैसे मान लीजिए कि वादी और प्रतिवादी, अगर सिविल कोर्ट किसी मुकदमे की सुनवाई कर रहा है और वादी के प्रति निर्णय सुनाता है कि प्रतिवादी को ऐसा ऐसा करना पड़ेगा, अगर प्रतिवादी जानबूझकर ऐसा करता है तो उसके लिए उसको दंड दिया जाएगा। हाँ, अगर उसकी कोई मजबूरी है तो उसको एक समय अवधि दी जाएगी ताकि वो उसके अंदर पूरा करे। अब कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए किसी सिविल कोर्ट में अगर कोई केस आता है और कहा जाए एक व्यक्ति से जिसको जुर्माना भरना है और उसके ऊपर जुर्माने की राशि 50,000 रुपये लगा दी जाए। अब वो व्यक्ति 50,000 रुपये देने के लिए सक्षम नहीं है तो उसको दंड नहीं दिया जाएगा, उसको समय दिया जाएगा कि आप इतने दिनों के अंदर अंदर जमा कर दीजिए, या उसके लिए कुछ प्रावधान अलग से निकाल दिए जाएंगे। तो इस प्रकार सिविल अवमानना उस व्यक्ति के आदेश के पालन में चूक को कहते हैं जो आदेश प्रतिपक्षी पक्षकार के लाभ के लिए पारित किया जाता है। ठीक है, जब कोई सिविल कोर्ट के निर्णय को की अवहेलना करता है। जैसे इसमें एक बहुत ही फेमस सा केस है, विद्यासागर बनाम तृतीय एडिशनल जिला जज 1991 क्रिमिनल लॉ जज 2286 के मामले में न्यायालय ने कहा कि सिविल अवमानना के लिए कार्यवाही का प्रयोजन केवल अवमानना के लिए दंड देना ही नहीं है, बल्कि उनके नियमों का पालन करना है। न्यायालय द्वारा पारित आदेश को शीघ्र एवं तत्काल कार्यान्वित कराने का यह एक तरीका है। इसके द्वारा आदेश का शीघ्र और तत्काल पालन कराया जा सकता है। कहने का मतलब यह है कि कोर्ट हमारी चाहे अधीनस्थ न्यायालय हो, निम्न न्यायालय हो, उच्च न्यायालय हो, उच्चतम न्यायालय हो या सर्वोच्च न्यायालय हो, उनके द्वारा दिया गया कोई आदेश या कोई निर्णय का पालन कराना बहुत आवश्यक है, ताकि लोगों के प्रति न्यायालय में लोगों के मन में न्यायालय के प्रति एक सम्मान पहुंचे कि हाँ, न्यायालय के आदेशों का भी कोई वजन है, भार है, कोई महत्व है। अब इसके आवश्यक तत्व क्या है कि सिविल अवमानना के लिए निम्नलिखित आवश्यक तत्व हैं। न्यायालय के आदेश
डिक्री इत्यादि का अपालन हुआ अथवा न्यायालय को दिए गए प्रवचन का भंग या उल्लंघन हुआ हो, या उनके निर्णय या उनके आदेश का अगर जानबूझकर उल्लंघन हुआ हो, तो ये इसके आवश्यक तथ्य हैं सिविल कंटेम्प्ट। ठीक, अब इसमें हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं कि सिविल अवमान ने प्रतिरक्षाओं का वर्णन किया। भाई जाहिर सी बात है कि हर व्यक्ति को अपना डिफेंस करने के लिए उसके लिए कुछ अपवाद, कुछ नियम बनाए गए हैं। ठीक है, मतलब अगर वो न्यायालय के आदेशों का, निर्णय का पालन नहीं कर पा रहा है तो वो उस आदेश के लिए अपनी प्रतिरक्षा कैसे कर सकता है। तो सबसे पहला आता है कि सिविल अवमानना की कार्रवाई में कब व्यक्ति को दंडदायी नहीं होगा, किस समय दंड नहीं दिया जा सकता अगर वो उनके आदेशों का पालन नहीं करता है। अवज्ञा अर्थात जानबूझकर ना किया गया हो, अगर उस व्यक्ति ने जानबूझकर उनके आदेश का पालन नहीं किया हो तो उसको दंड नहीं दिया जाएगा। आदेश जो है वो अधिकारिता के बिना ही पारित कर दिया गया, मतलब जो आदेश दिया गया है वो किसी अधिकार के बिना ही लागू कर दिया गया हो तो भी प्रतिवादी उस नियम को पालन नहीं कर सकता, जिसके लिए उसको दंड नहीं दिया जाएगा। जहां जरूरत किया जाए आदेश अस्पष्ट और संदिग्ध हो, जहां आदेश अस्पष्ट है मतलब पूरी तरह से क्लियरिफाई नहीं है कि उस प्रतिवादी को क्या करना है, तो उस कंडीशन में भी प्रतिवादी जो होगा वो आदेश का पालन नहीं कर पाएगा। यदि किसी आदेश में एक से अधिक युक्त व्याख्या अंतर्गत से, अगर मान लीजिए कोई आदेश दिया गया जिसमें कई सारे नियम, शर्त और कंडीशन लगा दी गई, जैसे आपने देखा होगा स्टार लगा दिया जाता है कि आपको इसके साथ ये भी करना पड़ेगा, ये भी करना पड़ेगा, तो उस दशा में भी प्रतिवादी क्या करेगा, उन नियम को पालन नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब इसमें हम बात करते हैं न्यायालय अवमान के लिए दंड, पनिशमेंट ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो न्यायालय अवमानना की धारा 12 की 1 के अंतर्गत यह नियम उपबंध है कि यदि अगर कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करता है तो इस अधिनियम में 1971 के किसी अन्य कानून के अभियुक्त के रूप में प्रावधानित को छोड़कर न्यायालय का अवमानना के लिए साधारण कारावास से 6 मास तक सजा या 2000 रुपए तक जुर्माना देना पड़ेगा अगर कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करता है। तो 6 महीने की सजा या 2000 रुपए तक उसको जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो एक्ट है 1971, उसमें धारा 12 की 2 में यह कहा गया कि इस कानून के अंतर्गत किसी भी बात के होते हुए भी कोई न्यायालय किसी अवमानना के लिए, चाहे वह स्वयं उसकी हो या अधीनस्थ किसी न्यायालय की हो, मतलब अधीनस्थ न्यायालय की हो या किसी और न्यायालय की हो, अधिवक्ता अधिनियम 1961 के अंतर्गत अवचार हो इस दंडादेश से जो धारा 12 की 1 में निम्नलिखित है अधिक आरोपित नहीं करेगी अगर बार काउंसिल को इस विधिक ताकत को, लेकिन बार काउंसिल को इस विधिक ताकत को सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा छीना सकता। मतलब अगर सर्वोच्च न्यायालय अगर चाह ले कि उसको सजा नहीं होनी चाहिए तो फिर उसको कोई सजा नहीं दे सकता, ना तो उसको कोई जुर्माना देना पड़ेगा। अब इसमें एक मामला है वीसी मिश्रा ऑल इंडिया रिपोर्टर 1995 सुप्रीम कोर्ट 2348 के केस में सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि अवमान की अधिकारिता के इस्तेमाल में विधि व्यवसाय करने का किसी अधिवक्ता का पत्र इसके द्वारा निरस्त या निलंबित हो सकता है। अगर कोई अधिवक्ता अपने व्यवसाय के लिए अगर ऐसा करता है तो उसका लाइसेंस कैंसिल हो सकता है। ठीक है, किंतु इस विनिश्चय को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया ऑल इंडिया रिपोर्टर 1998 सुप्रीम कोर्ट 1895 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने पलट दिया। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 142 के 2 से यह बात स्पष्ट होती है कि अवमान की अधिकारिता संसद द्वारा निर्मित कानून के अंतर्गत है। मतलब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है वो हमारे भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 142 के 2 के अंतर्गत निर्मित है, जिसने बार काउंसिल को किसी अधिवक्ता का विधि व्यवसाय करने के अनुरोध पर धारा 38 के परंतु के द्वारा अपेक्षित नोटिस के बाद अवमानना करने वाले को व्यवसायिक रूप से दंडित करने के लिए या दंड के तौर पर
उसका लाइसेंस कैंसिल कर सकती है, उसका लाइसेंस निलंबित कर सकती है। तो ये हमारा हो गया कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अब इसी में हम अगले टॉपिक की बात करते हैं, विधि स्नातक क्या होता है। तो अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 2 का जा विधिक स्नातक शब्द का अर्थ ये निकलता है कि विधि स्नातक से तात्पर्य है कि भारत का कोई भी विश्वविद्यालय जो विधि की शिक्षा कराता हो या जो विधि से स्नातक हो की उपाधि प्राप्त की हो तो उसको विधि स्नातक लॉ ग्रेजुएट कहा जाता है। ये किस में कहा गया? अधिवक्ता अधिनियम धारा 2 का जा में कहा गया कि जो लॉ ग्रेजुएट होते हैं वो धारा 2 के जा के अंतर्गत आते हैं। वो व्यक्ति जो विधि से स्नातक करते हैं, जो मतलब लॉ करते हैं या जो BA LLB करते हैं, उनको धारा 2 का जा के अंतर्गत रखा गया है। अब बात करेंगे राज्य नामावली, स्टेट रूल। अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 2 का अ में राज्य नामावली से तात्पर्य धारा 17 के अधीन किसी राज्य विधिक परिषद, किसी स्टेट बार काउंसिल द्वारा तैयार की गई रखी गई अधिवक्ता नामावली से अभिप्रेत है। वो 2 तरीके से नामावली को बनाएगा, जिसमें पहली नामावली में वरिष्ठ अधिवक्ता रहेंगे और दूसरी नामावली में अन्य अधिवक्ता रहेंगे। हमारा किसके अंदर गया? 2 का ढा और राज्य नामावली से तात्पर्य धारा 17 के अंतर्गत। सेक्शन को समझिएगा ध्यान से। फिर इसमें आता है नामांकन प्रमाण पत्र। अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 22 यह प्रावधान करती है कि राज्य विधिक परिषद प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को जिसका नाम अधिवक्ता अधिनियम 1961 के अंतर्गत अधीन है, नामावली में दर्ज है, विहित रूप में नामांकन प्रमाण पत्र जारी करेगा। ऐसे व्यक्ति जिसका नाम राज्य नामावली के इस प्रकार दर्ज है वो अपने स्थायी निवास स्थान में किसी परिवर्तन की सूचना स्टेट बार काउंसिल के ऐसे परिवर्तन में 90 दिनों के भीतर उसको देना पड़ेगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में आपको जो भी बातें बताई गई वो समझ में आएंगी। अगर आपने वीडियो पूरा देखा होगा तो आपको हर एक चीज क्लियर हुई होगी। अगर किसी भी टॉपिक में कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स पे जरूर कमेंट करिए। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिए और नए वीडियो की अगर अपडेट चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह आपको लॉ का और जुडिशरी से रिलेटेड जितने भी वीडियो होंगे जो आपके लिए फ्रूटफुल होंगे उसको मैं अपलोड करता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।